वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है हमको EMRS 2025 का पेपर, उसकी डेट आ चुकी है 13, 14, 21 को ये पेपर होने वाले हैं, जिसमें आपको टीचिंग पेडागोजी आएगी, NEP 2020 आएगा। तो ये स्पेशल दिया गया है कि NEP जो 2020 है वो पेपर में 10 नंबर की आएगी। ठीक है, तो हमने TGT वाला देखा तो उसमें 10 नंबर की आएगी। तो हम आपको NEP 2020 करवा रहे हैं और वो आपके पेपर में हम जो यहाँ से आपको करवाएंगे वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये हम आपको बता रहे हैं कि हम जितने भी क्वेश्चन नए बने हैं, पुराने हैं, हम आपको NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम आपको सारे करवा देंगे। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई दोस्त, आपकी कोई फ्रेंड, आपके घर में या परिवार में जो भी ये EMRS 2025 का एग्ज़ाम दे रहा है, वहाँ तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि NEP 2020 हम आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले, आपको सारे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, जो टीचर की तैयारी कर रहा है, CTET का पेपर देगा, STET का देगा, जिसमें भी टीचिंग पेडागोजी, साइकोलॉजी, CDP आती है, उसमें NEP 2020 अवश्य क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहे और NEP 2020 आप कंप्लीट देखिए, इससे आपका एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। तो आपको बता दें, इससे पहले के क्वेश्चन क्लास फर्स्ट में हमने अपलोड कर दिए हैं, ये हमारी क्लास सेकंड रहेगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन हमारा फर्स्ट रहने वाला है। 501वां क्वेश्चन है फर्स्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अध्यापक के लिए सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम अवधि क्या है? 70 घंटे हैं, 40 घंटे हैं, 50 घंटे हैं या 60 घंटे हैं? इन ऑप्शन को देखकर बताना है आपको। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में है, अध्यापक के लिए सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कितने न्यूनतम अवधि है? तो हमारे पास ऑप्शन सी हमारे पास राइट रहेगा 50 घंटे। ऑप्शन सी राइट रहेगा, 50 घंटे हमारे पास राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास NEP 2020 के अनुसार वर्ष में कम से कम कितनी बार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, कहने का मतलब है NTA, विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले सामान्य योग्यता परीक्षणों के साथ साथ विशेष सामान्य विषय की परीक्षाओं की पेशकश करने के लिए काम करेगी। पूछा गया है वर्ष में कम से कम कितनी बार। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2 बार या 3 बार या 4 बार या 1 बार। तो आपको बताना है जो NEP 2020 के अनुसार वर्ष में कम से कम कितनी बार राष्ट्रीय परीक्षा जो NTA है वो विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला, व्यावसायिक विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले सामान्य योग्यता परीक्षणों के साथ साथ विशेष सामान्य विषय की परीक्षाओं की पेशकश करने के लिए काम करेगी। तो वर्ष में कम से कम 2 बार करेगी। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहेगा, 2 बार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन थर्ड है NEP 2020 द्वारा नई स्कूल संरचना में स्कूली जीवन के पहले 3 वर्षों के लिए नए जोड़े गए खालिस्तान चरण शामिल है। इसमें पूछा गया है कि जो हमारी जो NEP 2020 द्वारा नई स्कूल जो संरचना है, स्कूली जीवन के पहले 3 वर्षों के लिए नए जोड़े गए चरण शामिल है। तो उसको मतलब फर्स्ट ऑप्शन है द्वितीय चरण है या मध्यम चरण है या प्रारंभिक चरण है या बुनियादी चरण है। तो इसको क्या कहा गया है? तो उसको कहा गया है बुनियादी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बुनियादी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट है हमारे पास
राष्ट्रीय शैक्षिक नीति एनईपी 2020 के प्रारूप के अनुसार उच्च शिक्षा प्रणाली की कम विश्वसनीयता का कारण क्या है? तो आपको बताना है जो उच्च शिक्षा प्रणाली की कम विश्वसनीयता का कारण क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, उसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन छांटना है। फर्स्ट ऑप्शन है कक्षाओं में शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक निगरानी का अभाव। ठीक है, क्या उच्च शिक्षा प्रणाली की कम विश्वसनीयता के होने का कारण ये हो सकता है? ठीक है, तो सुनिश्चित करने के लिए निगरानी का अभाव है। चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। सभी छात्रों के लिए सफल परिणाम सुनिश्चित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले शिक्षकों का अभाव। चलो, ये तो थोड़ा पॉजिटिव वाइब नहीं दे रहा है, तो ये ऑप्शन तो हमारे पास नहीं होगा। चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। शिक्षा प्रणाली के उत्पादों के एक बड़े अनुपात के रोजगार योग्य कौशल का अभाव। नहीं, ये बात भी नहीं है। नेक्स्ट है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षणिक बुनियादी ढांचे का अभाव। ये बात भी बिल्कुल गलत है। एक ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए हमारे पास राइट रहेगा। कक्षाओं में शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक निगरानी का अभाव। ये बात बिल्कुल सही है और यही कारण है कि जो उच्च शिक्षा प्रणाली की कम विश्वसनीयता का कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित विद्यालय शिक्षा की संरचना क्या है? तो आपको बता दे क्या है, तो आपको हम लिख कर बताएंगे ये क्या है। ये हमारे पास है। ठीक है, तो इनमें से आपको ऑप्शन देखना है कौन सा है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, ये वाला है सही हमारे पास। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे पास फर्स्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 5, ये मैं बोल कर बताती हूँ, 5, 3, 3, 4। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन कौन से तरीकों पर बल देती है? तो कौन कौन से तरीकों पर बल देती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020? ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है अनुभवात्मक अधिगम, डिजिटल अधिगम, वैज्ञानिक अधिगम, करके सीखना अधिगम। चलते हैं हम ऑप्शन देख लेते हैं आपके सामने। तो अनुभवात्मक अधिगम, ये बात भी हमारे पे सही है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस पर बल देती है। डिजिटल अधिगम, ये बात भी बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक अधिगम पर भी जोर देती है और करके सीखना पर तो देती ही है। इसीलिए हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि हमारे पास चारों पॉइंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारे पास नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? मतलब कहने का मतलब है 1 से 5 के लिए क्या स्तर होगा? आरंभिक स्तर, मध्यम स्तर या बुनियादी स्तर? ठीक है, इन तीनों ऑप्शन को देखना है, इनमें से बताना है क्या स्तर होगा 1 से लेके 5 तक। तो देखो, आरंभिक स्तर भी कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे पास भी राइट है और बुनियादी स्तर भी कहा गया है। तो इन ऑप्शन को देखकर हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 3, 1 और 3। आरंभिक स्तर, बुनियादी स्तर, दोनों बातें सही है, तो ए और सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी। नेक्स्ट है हमारे पास एनईपी 2020 द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा के अधिगम हेतु उच्च गुणवत्ता वाले मॉड्यूल विकसित करने के लिए किस शैक्षणिक संस्थान का चयन किया गया है? तो एनईपी 2020 द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा के अधिगम हेतु उच्च गुणवत्ता वाले मॉड्यूल विकसित करने के लिए शैक्षणिक संस्था का चयन किया गया है NIOS, NCTE, NCERT, NCTVT। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर हमारे पास 508वां क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा NIOS, जो सांकेतिक भाषा के अधिगम हेतु उच्च गुणवत्ता वाले मॉड्यूल विकसित करने के लिए NIOS का चयन किया गया है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा NIOS का।
नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने सामान्य शिक्षा परिषद के लिए किस कार्य प्रणाली की अनुशंसा की है? तो किसकी अनुशंसा की है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्यायन की, सेकंड है अकादमिक मानक निर्धारण की, थर्ड है निधिकरण फंडिंग की, फोर्थ है विनियमन की। तो राइट आंसर हमारे पास अकादमिक मानक निर्धारण की, अकादमिक मानक निर्धारण हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने सामान्य शिक्षा परिषद के लिए अकादमिक मानक निर्धारण कार्य प्रणाली की अनुशंसा की है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है? विद्यार्थियों का समग्र विकास, बिल्कुल बात सही है। अनुभवात्मक शिक्षा, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती, ये बात भी बिल्कुल सही है। या बहुभाषावाद, तो चारों ऑप्शन हमारे पास सही है। अब हम ऑप्शन देखेंगे कि चार ऑप्शन हमारे पास कौन से पॉइंट पर है। तो चार ऑप्शन हमारे पास है सी पॉइंट पर, तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाली निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? फर्स्ट ऑप्शन है वेतन पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास, सेकंड है रट कर याद करना, अन्वेषण आधारित अधिगम, फोर्थ है चर्चा आधारित उपागम। तो राइट आंसर हमारे पास इनमें से कौन सा होगा, आपको बताना है। 511 का राइट आंसर, क्योंकि देखो वेतन पुनरावृत्ति और बार बार अधिगम पर तो जोर नहीं देती, ये बात ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाता है। रट कर याद करने पर भी जोर नहीं देती, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे पास कट हो चुके हैं। अब हमारे पास बच गए हैं, देखो फर्स्ट वाला गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन हटा दो, फर्स्ट वाला हटा दो, फर्स्ट वाला हटा दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया? थर्ड ऑप्शन बच गया, तो सी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, ये निचले वाले अन्वेषण आधारित अधिगम और चर्चा आधारित उपागम पर जोर देती है, और यही बात है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर मूल्यांकन होना चाहिए। प्रारंभिक स्तर पर मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है रचनात्मक, सेकंड है नियमित, थर्ड है केवल सूचना को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया, फोर्थ है केवल अधिगम को अनुकूलित करने के लिए अनुकूलन। तो हमारे पास इन ऑप्शन को देखकर बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। रचनात्मक बिल्कुल सही है। रचनात्मक होता है जब क्लास लग रही है हमारी, अगर बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा और बच्चा उस समय कुछ क्वेश्चन पूछता है और अध्यापक उस क्वेश्चन का जवाब दे देता है और एक अध्यापक उसको ऑब्जर्व कर लेता है, उसका आकलन कर लेता है, रचनात्मक फॉर्मेटिव कर लेता है कि बच्चा किस समय अटक रहा है और बच्चों को क्या समझ में नहीं आ रहा, तो उसको कहते हैं हम रचनात्मक मूल्यांकन, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, क्लास चल रही है, अध्यापक असेसमेंट कर रहा है, बच्चा एक अध्यापक मूल्यांकन कर रहा है कि बच्चे को क्या समझ में नहीं आ रहा और क्या इसको समझाने की ज़रूरत है। ठीक है, और कौन सा तरीका लगाएं कि बच्चों को समझ में आ जाए, ये तरीका तो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, तो उस समय एक अध्यापक चलती क्लास में पता लगा लेता है कि उस बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है या इस टॉपिक पे समझाना है, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, ये तरीका समझ नहीं आ रहा, ये मेथड समझ में नहीं आ रहा, तो उसको उस मेथड को चेंज कर कर बच्चों को समझाने के लिए जब हम दूसरी विधि अपना लेते हैं, वही हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, वही हमारे पास हिंदी में बोले तो रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। और सेकंड ऑप्शन है नियमित, ये बात भी सही है, नियमित केवल सूचना को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना, थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। तो देखो अगर आपको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन को कैसे निकालोगे?
थर्ड ऑप्शन है, मतलब सी गलत है, तो सी इसमें है तो इसको काट दिया, सी इसमें है इसको काट दिया। अब हमारे पास बच गया ए ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब हम फोर्थ ऑप्शन को पढ़ लें। सी तो गलत हो चुका है, शिक्षण अधिगम को अनुकूलित करने के लिए अनुकूलन, तो डी भी बिल्कुल सही है, तो इसमें तो डी है नहीं, तो हमारे पास डी आंसर बच गया। 512 का हमारे पास हो जाएगा डी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपको पेपर में। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी नई शिक्षा नीति 2020 की खूबियां है। आपको बताना है इनमें खूबियां क्या है। व्यापक है मतलब प्रारंभिक बचपन की शिक्षा, ठीक है बिल्कुल बात, ये भी सही है, ये भी सही है। विनियमों में आसान, ये बातें बिल्कुल। समग्र विकास पर तो जोर दिया ही गया है। समावेशन को बढ़ावा भी दिया गया है कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देने, किसी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। व्यापक भी है, प्रारंभिक बचपन की शिक्षा भी है, विनियमों में आसान भी किया गया है। तो सारे ऑप्शन हमारे पास सही है। अब सारे ऑप्शन हमारे पास डी है। ठीक है, तो डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण विधियां प्रस्तावित की गई है। तो आपको बताना है कौन सी विधियों का प्रस्तावित की गई है। भूमिका निर्वहन बिल्कुल सही है, ये समूह में कार्य करना, ये बात भी बिल्कुल सही है। पोर्टफोलियो बनाना बिल्कुल बात सही है, और परियोजना, तो चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसलिए चार ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी में है। ठीक है, 514 का डी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि भूमिका निर्वहन पर भी जोर दिया गया है, प्रस्तावित की गई है, समूह में कार्य करना, पोर्टफोलियो बनाना, परियोजना। ठीक है, बिल्कुल सही है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम को निम्नलिखित शैक्षणिक चरणों में विभाजित किया गया है। आपको बताना है स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया गया है, मतलब स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम को निम्नलिखित शैक्षणिक चरणों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मध्यम चरण, प्रारंभिक चरण या प्राथमिक चरण, और लास्ट ऑप्शन है बुनियादी चरण या माध्यमिक चरण। तो आपको बताना है इनमें से किस किस पर जोर दिया गया है या क्या क्या विभाजित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन हम लिख लेते हैं, वो हमें नज़र नहीं आ रहा, मध्यम चरण। ठीक है, तो हमारे पास देखो, अब हम देखते हैं क्या क्या सही है हमारे पास, मतलब इनको सीरीज वाइज लगाना है। ठीक है, सीरीज वाइज लगाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन पहले हमारे पास आएगा बुनियादी चरण, जिसे हम फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं, बुनियादी चरण हो जाएगा डी, ये बात सही है डी। फिर हमारे पास हो जाएगा बी, प्रारंभिक चरण हमारे पास बी हो जाएगा। फिर हमारे पास हो जाएगा प्राथमिक चरण हो जाएगा, ठीक बात है। फिर हमारे पास हो जाएगा फिर हमारे पास बुनियादी हो गया, प्राथमिक हो गया। फिर हमारे पास हो जाएगा मध्यम चरण, मध्यम चरण के बाद हमारे पास हो जाएगा, प्राथमिक चरण पर जोर नहीं दिया गया है, फिर हमारे पास हो जाएगा माध्यमिक चरण। ठीक है, हमारे पास हो चुका है। फर्स्ट है हमारे पास बुनियादी चरण फर्स्ट, सेकंड है हमारे पास प्रारंभिक चरण, फिर हमारे पास है मध्यम चरण, फिर हमारे पास है माध्यमिक चरण। ठीक है, हमारे प्राथमिक चरण पर कोई जोर नहीं दिया गया है, तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएं है। आपको बताना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषता कौन सी है। अब सारी चिंतन में वृद्धि, ये बात तो बिल्कुल सही है।
अभी सारी विचारों में वृद्धि नहीं। देखो, जो हम रचनात्मक पर जोर दे रहे हैं, जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं, उनमें अपसारी चिंतन पाया जाता है। तो ये तो है नहीं अभी सारी चिंतन पर जोर नहीं दिया गया है। ये आपको याद रखना है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, वो हमारे पास अपसारी चिंतन पर वृद्धि पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट रहेगा। अभी सारी पर नहीं गया है तो सेकंड ऑप्शन कट हो गया है। शिक्षण की व्याख्यान विधि में वृद्धि नहीं। वृद्धि हमें किसी चीज़ में नहीं करनी, शिक्षण की व्याख्यान में वृद्धि नहीं करनी, हमें करनी है पूर्व संप्रतियों के साथ ज्ञान के संबंध को प्रोत्साहित करती है। ये बात भी बिल्कुल सही है, इसीलिए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है, एक हमारे पास डी ऑप्शन सही है, तो बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ए और डी अपसारी चिंतन में वृद्धि पूर्व संप्रतियों के साथ ज्ञान के संबंध को प्रोत्साहित करती है। ये फर्स्ट ए और डी ऑप्शन सही है, यही हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश करती है? फर्स्ट ऑप्शन है बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति, सेकंड है अनुभवात्मक अधिगम, थर्ड है शिक्षार्थियों की समग्र विकास, पाठ्यक्रम का मानकीकरण। तो आपको बताना है इनमें से क्या ऑप्शन सही रहेगा। फर्स्ट है हमारे पास बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति, ये ऑप्शन सही है। अनुभवात्मक अधिगम बी भी सही है। शिक्षार्थियों की समग्र विकास ये भी सही है। तो तीनों पॉइंट ए बी सी सही है। पाठ्यक्रम का मानकीकरण डी हमारे पास गलत है, इसीलिए हमारे पास ऑप्शन ए होगा। ए और बी सही है, ऑप्शन ए हमारे पास राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? आपको बताना है आकलन के क्या उद्देश्य हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। फर्स्ट है हमारे पास शिक्षण अधिगम क्रियाओं को दोहराना, नेगेटिव वर्ड आ चुका है, ये हमारे पास पॉइंट कट हो चुका है। देखो क्वेश्चन पहले ढंग से पढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के उद्देश्य पूछे हैं हमसे, आकलन के उद्देश्य पूछे हैं। ठीक है, हाँ भाई उद्देश्य पूछे हैं। फर्स्ट तो हमने पढ़ा ही नहीं। फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना। नहीं भाई, डर तो हमें बच्चों को पैदा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि बच्चों को हमें हीरो मानना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास कट हो चुका है। तो जिसमें फर्स्ट ऑप्शन कट हो चुका है उन ऑप्शन को हम पहले काट देंगे। तो पहले वाला कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो हमारे पास डी वाला बच गया। चलो इसके ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं अब। शिक्षण अधिगम क्रियाओं को दोहराना, ठीक है भाई, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो हम उस चीज़ को दोहराएंगे ना। ठीक है, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, ठीक है। कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, ठीक है। तीनों पॉइंट सही हैं और हमने कैसे ऑप्शन से ये क्वेश्चन किया है, तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 क्या प्रस्तावित करती है? तो क्या प्रस्तावित करती है? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती। ये आप सबको पता है कि जो विद्यालय की पाठ्यचर्या है, पाठ्यक्रम में विषय वस्तु में कटौती की गई है, ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड है विद्यालयों की पाठ्यचर्या में लचीलेपन में भी वृद्धि की गई है, ये बात भी बिल्कुल सही है। रटंत अधिगम को महत्व देना, रटंत आ गया है, नेगेटिव पॉइंट कर देते हैं। फोर्थ है विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, तो ये हमारे पास सही है। तो हमारे पास ऑप्शन से करेंगे क्वेश्चन। थर्ड हमारे पास किस में है, थर्ड पॉइंट किस में है? तो एक तो ये कट गया थर्ड, एक ये कट गया थर्ड, और इसमें सेकंड है, इसमें पहला नहीं है तो ये भी कट गया और ये बच गया थर्ड। तो सी ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी चरणों में अनुभवात्मक शिक्षा को अपनाया जाएगा। अनुभवात्मक
अधिगम के संबंध में क्या सही नहीं है। इस बार पूछा है क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है यह शिक्षक को छात्रों की तुलना में शिक्षण अधिगम को प्रक्रिया में अधिक सक्रिय बनाता है, अधिक सक्रिय बनाता है। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। ठीक है, यह पूर्व अनुभव को नए ज्ञान प्राप्त करने और सकारात्मक शिक्षा के हस्तांतरण से जोड़ने में मदद करता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी चरणों में अनुभवात्मक शिक्षा को अपनाया जाएगा। ठीक है, अनुभवात्मक अधिगम के संबंध में सही नहीं है, तो आपको बताना है अनुभवात्मक में क्या संबंध नहीं है। ठीक है, तो भाई सेकंड ऑप्शन तो हमें गलत लग रहा है। ठीक है, क्योंकि यह पूर्व अनुभव को नए ज्ञान प्राप्त करने और सकारात्मक शिक्षा के हस्तांतरण से जोड़ने में मदद करता है। भाई नहीं करता भाई, ये तो 520वां क्वेश्चन आपको करना है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास कट हो चुका है। यह पूरी तरह से प्रारंभिक, देखो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, इसमें पूछा है नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको संभाल के करने हैं। नहीं है मतलब अनुभवात्मक शिक्षा को अपनाया जाएगा और अनुभवात्मक अधिगम के संबंध में क्या सही नहीं है। कहने का मतलब है जो नेगेटिव पॉइंट है हमें उस पर टिक लगाना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन से हम दोबारा से पढ़ते हैं। यह शिक्षा को छात्रों की तुलना में शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं में अधिक सक्रिय बनाता है। इसमें क्या कहा है कि शिक्षक को छात्रों की तुलना की गई है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय बनाता है। ये हमारे पास एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये नेगेटिव वर्ड है तो नेगेटिव पूछा गया है, तो ये ऑप्शन हमारे पास सही है क्योंकि नेगेटिव जुड़ गया। यह पूर्व अनुभव को नए ज्ञान प्राप्त करने और सकारात्मक शिक्षा के हस्तांतरण से जोड़ने में मदद करता है। तो ये क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव तो पूछा ही नहीं है, नेगेटिव पूछा है। ठीक है, फिर हमारे पास यह पूरी तरह से पारंपरिक किताबें को बढ़ावा देने पर आधारित है। तो देखो ये पारंपरिक, ये हो गया ओल्ड सोच, तो ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन भी नेगेटिव है। ठीक है, फोर्थ है यह अनुभवी और प्रयोगों के माध्यम से छात्रों में वास्तविक और वैज्ञानिक समझ विकसित करने पर जोर देता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, इसीलिए हमारे पास फर्स्ट और थर्ड पॉइंट नेगेटिव है, इसीलिए हम बी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ए और थर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे हम कंफ्यूज नहीं होना है, पेपर में ऐसे ही आपका दिमाग चकराएगा और ऑप्शन हम पेपर में गलत कर देंगे। तो नेगेटिव पॉइंट पर आपको क्या करना है, जब आपका एग्जाम हो तो पहले उस पर पेन से गोला लगा देना है नेगेटिव वर्ड पर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। किस एनईपी ने अनुशंसा की थी कि भारत की समृद्ध स्थानीय परंपराओं को बाल्यावस्था पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए? बताओ क्या कहना चाहिए भाई। एनईपी 2020 ही पढ़ रहे हैं, तो एनईपी 2020 ही हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो अनुशंसा की थी कि जो भारत की समृद्ध स्थानीय परंपराओं को बाल्यावस्था पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए, एनईपी 2020 में ही ये बात कही गई थी, तो ऑप्शन है हमारे पास राइट हो जाएगा। फिर हमारे पास है व्यावसायिक वोकेशनल और कौशल कार्यक्रम के संबंध में नई नीति कब शुरू की गई थी? तो एनईपी 2020 की ही बात कर रही है, तो 2020 ही एनईपी में ये बात व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कही गई थी, तो बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, एनईपी 2000 सी ऑप्शन। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन और इसमें पहले वाला में 521 में ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास किस दस्तावेज ने विद्यालय स्तर के अधिगम के लिए पुस्तकालय और पुस्तकों की भूमिका पर बल दिया है? आपको बताना है कि किस दस्तावेज ने विद्यालय स्तर के अधिगम के लिए पुस्तकालय और पुस्तकों की भूमिका पर जोर दिया है।
तो ये सिद्धांत आंसर एनईपी 2020 के क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर एनईपी 2020 ही होगा। आपको पढ़ना है एनईपी 2020 में दस्तावेज ने विद्यालय स्तर के अधिगम के लिए पुस्तकालय और पुस्तकों की भूमिका पर भी जोर दिया है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, किस दस्तावेज ने शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता को 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होने की सिफारिश की थी? किस दस्तावेज ने की थी, किसने की थी बताइए? चलते हैं ऑप्शन की तरफ। बस 4 वर्षीय बीएड भी, तो यही तो पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020, तो इसका आंसर यही होगा 524 का डी ऑप्शन होगा। भाई बीएड 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड 2020 के एनईपी में कहा गया था, सीधा सा आंसर इसका। नेक्स्ट है हमारे पास 525 क्वेश्चन, वर्तमान गणित में शैक्षणिक मानकों का विकास खालिस्तान के मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। वर्तमान गणित में शैक्षणिक मानकों का विकास खालिस्तान के मार्गदर्शकों के आधार पर किया जाता है। तो एनईपी, सीएलआईपी, एपी, एससीएफ, सीएलएपी, तो राइट आंसर हमारे पास एनईपी ही होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, बच्चों के समग्र विकास के लिए एक समृद्ध शिक्षा का वातावरण बनाने के लिए किन शैक्षणिक केंद्रों को विद्यालय परिसरों में एकीकृत किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है बालवाड़ी केंद्र, सेकंड है आंगनवाड़ी केंद्र, थर्ड है बाल वाटिका केंद्र, डी है आश्रमशाला केंद्र। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो, बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध शिक्षा को वातावरण बनाने के लिए किन शैक्षिक केंद्रों को विद्यालय परिसरों में एकीकृत किया गया है? तो आपको एज इट इज, मतलब आपको बेस्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में निकालना है। तो हमारे पास 526 का हो जाएगा बी ऑप्शन, आंगनवाड़ी केंद्र। बी ऑप्शन हमारे पास राइट होगा, आंगनवाड़ी केंद्र। नेक्स्ट है हमारे पास बाल वाटिका कार्यक्रम क्या है? आपको बताना है बाल वाटिका कार्यक्रम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, यह मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मिशन है। नहीं भाई, मिशन तो नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ग्रेड ए से पहले 1 वर्ष का कार्यक्रम है। इसमें क्या कहा गया है कि ग्रेड 1 से पहले 1 वर्ष का कार्यक्रम है बाल वाटिका कार्यक्रम। ठीक है, ये बात तो मुझे को सही लग रही है। चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। 3 महीने का खेल आधारित स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल है। नहीं भाई, 3 महीने का कोई नहीं है, तो ये थर्ड ऑप्शन तो कट गया है, फर्स्ट भी कट गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ग्रेड 1 से पहले 1 वर्ष का कार्यक्रम है बाल वाटिका कार्यक्रम। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, बच्चों के लिए कितने वर्ष की पूर्व स्कूली शिक्षा अनिवार्य है? बच्चों के लिए कितने वर्ष की पूर्व स्कूली शिक्षा अनिवार्य है? 4 वर्ष, 3 वर्ष या 2 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। बच्चों के लिए 3 वर्ष। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। बच्चों के लिए 3 वर्ष की पूर्व, मतलब पहले की स्कूली शिक्षा अनिवार्य है। तो बी ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा। देखो किस में है ये, 5 3 3 ये था हमारे पास। तो ये जो 5 वर्ष थी ना, ये तो 3 वर्ष तो ये हो गई प्रारंभिक वाली, और ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, तो इससे पहले की पूछी है तो 3 वर्ष ऐसे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी एनईपी प्राथमिकताओं पर एक पहल नहीं है? तो कौन सी प्राथमिकताओं पर पहल नहीं है? तो नहीं पूछा है, ये बात आपको याद रखना है, पहल नहीं है। तो निपुण भारत, भाई निपुण भारत पर, ठीक है, निपुण भारत पर किया गया था। विद्या प्रवेश,
विद्या प्रवेश भी प्राथमिकता एनईपी प्राथमिकताओं की एक पहल है। ठीक है, नीति आयोग, भाई नीति आयोग नहीं है, ये नेगेटिव पॉइंट है हमारे पास, नहीं पूछा है तो ये हो जाएगा। बाल वाटिका पर भी है, तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। 529 का सी ऑप्शन, नीति आयोग नहीं पूछा है, नीति आयोग नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास भारत में विद्यालय शिक्षा को मोटे तौर पर कितने चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आपको बताना है कि भारत में विद्यालय शिक्षा को मोटे तौर पर कितने चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भाई 4 पर किया गया है, 4 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, 4, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा कक्षा 1 से पहले में चला जाएगा, जिसमें ईसीसी योग्य शिक्षक होता है। तो आपको बताना है वो क्या होगा। तो पहले बाल वाटिका आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टैंड अलोन वाल, नहीं इस पे तो कोई बात नहीं। माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों के साथ सह आंगनवाड़ियाँ, नहीं। बाल वाटिका या प्राक प्रवेश परीक्षा, तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 531 का सी ऑप्शन। मौजूदा प्राथमिक विद्यालयों के साथ प्री प्राइमरी स्कूल खंड सशस्त्र, नहीं ये नहीं है, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। बाल वाटिका या प्राक प्रवेश कक्षा 5 वर्ष से आयु से पहले, इसी पर जोड़ दिया गया है। जैसे 3 वर्ष की तो होगी बाल वाटिका, और 1 और 2 पहली कक्षा और दूसरी कक्षा। ठीक है, ये ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। आपको बताना है इनमें से असत्य है मतलब गलत कौन सी बातें हैं। भाषा शिक्षण को बहुभाषी होना आवश्यक है, भाई ये बात बिल्कुल सही है। यह आवश्यक है कि हम बच्चे की घरेलू भाषाओं को सम्मान करना चाहिए, ये इस पर भी जोर दिया गया है, बच्चे की मातृभाषा पर। थर्ड है, किसी भी स्तर पर शास्त्रीय एवं विदेशी भाषाओं का अध्ययन नहीं होना चाहिए, तो ये बात भाई नहीं होना चाहिए। ऐसी तो नहीं है कोई भी विदेशी भाषाओं ले आओ कि बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देना ही, भाई इस पर जोर नहीं दिया गया है, तो नहीं पूछा है। असत्य है, असत्य यही बातें हैं। चलो तीसरी भी पढ़ लेती है। त्रिभाषाई सूत्र को उसकी भावना के अनुरूप प्रयोग करने की आवश्यकता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन 532 का असत्य हमारे पास सी ही पॉइंट है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारे पास राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, एनईपी की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है। मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है, आपको बताना है। 533 का क्वेश्चन, मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है। मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है, देखो तो मध्य चरण में तो आती है हमारी 6ठी, 7वीं और 8वीं, तो इनमें से 6 से लेकर 8 तक आपको देखना है, ये रही। ऑप्शन बी हमारे पास मध्य चरण में 6ठी, 7वीं, 8वीं हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसा कि एनईपी 2020 में दिया गया है कि स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में खालिस्तान की परिकल्पना की गई है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, परिकल्पना किसकी परिकल्पना की गई है। मौलिक कर्तव्यों एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति गहन सम्मान, सही बात है भाई, किया गया है। चलो सेकंड ऑप्शन में पढ़ लेते हैं। स्कूल में अपनी भूमिका के प्रति सचेत जागरूक। स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में मतलब पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है कि मौलिक कर्तव्यों एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति गहन सम्मान। ठीक है भाई, ये बात बिल्कुल सही है। ये परिकल्पना पर स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में ये बातें बताई गई है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सेकंड नहीं, ऐसा नहीं है। मौलिक अधिकार और उत्तरदायित्व के गहन नहीं, संवैधानिक की बात की गई है। समाज में अपनी भूमिका के प्रति सक्रिय जागरूक, तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, 534 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, क्योंकि इसमें मौलिक कर्तव्यों एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति गहन सम्मान की परिकल्पना की गई है। ऑप्शन ए राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? तो इसमें आपको नहीं बताना है। 535 का आपको नहीं बताना है। पूर्ण समता एवं समावेश, सही है भाई, सही है, पूर्ण समता व समावेश, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमसे पूछा है नहीं। सैद्धांतिक समझ पर जोर, भाई जोर किसी पर नहीं डालना बच्चों पर, तो ये बात नहीं है, ये बात मुझे सही है। लचीलापन पर भी नहीं, समग्र शिक्षा नहीं पूछा है, नहीं का भाई नहीं, बी ऑप्शन हो जाएगा। सैद्धांतिक समझ पर जोर नहीं दिया गया है एनईपी 2020 में, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा खालिस्तान से इंटर्नशिप के साथ शुरू होगी। आपको बताना है व्यावसायिक शिक्षा बच्चों की इंटर्नशिप के साथ शुरू हो जाएगी। कौन सी कक्षा में बताओ, कौन सी कक्षा में? अरे कौन सी कक्षा में स्टार्ट हो जाएगी? छठी क्लास से स्टार्ट हो जाएगी, ऑप्शन डी राइट रहेगा। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यवसाय वोकेशनल शिक्षा एजुकेशनल व्यावसायिक शिक्षा छठी क्लास से इंटर्नशिप के साथ शुरू हो जाएगी। 536 का डी आंसर आएगा छठी क्लास से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विशेष जोर खालिस्तान के विकास पर है। आपको बताना है किस पर विकास पर है, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए रचनात्मक क्षमता, बिल्कुल सही है ये बात, रचनात्मक पर तो जोर दिया गई है। अगला पॉइंट तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, चलो पढ़ लेते हैं। दुनिया में सबसे अच्छी शैक्षिक तकनीक नहीं, प्रारंभिक जोर पर बिना पाठ्येतर कौशल, सभी के लिए मुक्त उच्च शिक्षा नहीं, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। 537 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है एनईपी 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस संगठन को दी गई है? एनईपी 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस संगठन को दिया गया है? 538 का आपको आंसर बताता है। MHRD, NCERT, NCTE या NIEPA। तो आपको बता दे एनईपी 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी एनसीईआरटी को ही दी गई है। ऑप्शन ए बी राइट होगा और ऑप्शन ए सी डी गलत होंगे। एनसीईआरटी हमारे पास राइट होगा। 538 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास कक्षा में दक्षता आधारित शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? आपको बताना है कक्षा में, एक कक्षा है उसमें दक्षता आधारित शिक्षण से आप क्या समझते हैं और उससे आपका क्या अभिप्राय है। तो चलते हैं, उसका क्या अभिप्राय है। कार्यकलाप आधारित शिक्षण, सेकंड ऑप्शन है बालकों को विषय विशेष में दक्षता के न्यूनतम स्तर की प्राप्ति, रटन अधिगम में सब अधिगम में अंतर, गलत, अध्यापक केंद्रित उपागम, ये तो पॉइंट ही गलत है। कार्यकलाप आधारित शिक्षण, ये बात भी बिल्कुल गलत है। इसी अनुसार हमारे पास 529 का ऑप्शन बी हो जाएगा कि जो कक्षा में दक्षता आधारित शिक्षण है वो बालकों को विषय विशेष में, मतलब विषय को सब्जेक्ट है और उसे विशेष में दक्षता के न्यूनतम स्तर की प्राप्ति हो जाने। बच्चों को छोटे से छोटा पॉइंट, न्यूनतम मतलब स्टार्टिंग से पॉइंट उठाएंगे और बच्चे को उस विषय में इतना मजबूत बना देंगे कि दक्षता आधारित शिक्षण हो जाएगा। छोटा सा छोटा पॉइंट का भी बच्चे को ज्ञान हो जाएगा। इसमें ये पॉइंट कहा गया है और 529 का बी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास परख का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आपको बताना है 540वें क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। आपको बताना है परख का संबंध किससे है? राष्ट्रीय अभियोग्यता परीक्षण से है या शिक्षा में राष्ट्रीय मूल्यांकन से है या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा से है या शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय सर्वेक्षण से है।
परक का संबंध निम्नलिखित में से किसे है? तो आपको बताना है परख का संबंध। तो परख का संबंध हमारे पास शिक्षा में राष्ट्रीय मूल्यांकन से है। परखना है राष्ट्रीय मूल्यांकन से, ठीक है। तो 540 का बी आंसर हमारे पास राइट आंसर होगा। शिक्षा में राष्ट्रीय मूल्यांकन करना ही परख का संबंध है, ठीक है, बी ऑप्शन 540 का बी। नेक्स्ट है हमारे पास अधिगम में दक्षता आधारित उपागम को निम्नलिखित में से क्या एक सीमा नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है, 541 का नहीं बताना है। ऐसी दक्षता के लिए क्रियाएं और परीक्षण प्रश्न बनाना सदैव व्यवहारिक नहीं होता। तो हमने आपको देखो इसमें पूछा गया है दक्षता आधारित उपागम की निम्न में क्या सीमा नहीं है। तो भाई ये फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास सीमा है, लेकिन हमें बताना है नहीं है। सभी विद्यालयों में अधिगम वातावरण अधिगम की स्तंभ बनाने के लिए सहायक नहीं होता है। तो ये वही पॉजिटिव पॉइंट है और हमें नेगेटिव पॉइंट हटाना है। उपचारात्मक शिक्षण पर कम अधिगम प्राप्तकर्ताओं के ग्रेड में सुधार करने के लिए सहायक होता है। तो यही हमारे पास है नेगेटिव वर्ड। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम संबंध में निम्नता के कारण अध्यापक की सभी विद्यार्थियों की पहुंच संभव नहीं होती। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा पास सीमा पूछी है और कौन सी सीमा नहीं है। 541 का सी आंसर होगा, ठीक है, सी आंसर, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के हमने आपको इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं, 41 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप 2 की स्पीड में 1 पॉइंट की स्पीड में कैसे भी करके देख सकते हैं। अभी एनईपी के क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुए हैं, हम आपको लगातार सभी एनईपी के क्वेश्चन करवा देंगे। तो भाई जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनके पास क्वेश्चन भेजो। उनको कैसे पता चलेगा, इतनी अच्छी सीरीज चली हुई है, ठीक है। तो भेजो भाई, आपके घर में जो भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनके पास भेजो। एनईपी 2020 के क्वेश्चन इतने लाजवाब क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।